बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हमज़ा लर्निंग ज़ोन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है डायनामिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स से ही। डायनामिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स की ब्रांच आपको पता है दो ब्रांचेज हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हम चैप्टर 2 में पढ़े और आज हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है बेटा, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड काजेज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं और काज के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फुटबॉल है, उसने तो आपने उसे किक किया तो ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट, मतलब मोशन में आ गया। अब ये मोशन में क्यों आया, क्योंकि आपने किक लगाई। तो किक काज है और बॉल का आगे की तरफ मूव करना ये क्या है, मोशन है। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, तो ये एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह बैट से जब आप बॉल को हिट करते हो तो हिट करना क्या है, वो क्या है, काज, और बॉल का आगे की तरफ जाना ये क्या है, मोशन। इसी तरह बॉलर बॉल को थ्रो करता है तो उसका थ्रो करना काज है, बॉल का आगे की तरफ जाना ये मोशन है। तो बेटा सिंपल में वो डेफिनेशन जब मैंने आपको पहले बता दी वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स पे आते हैं। फोर्स बेसिकली बेटा पुश और पुल है, यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट को पुश करती है, पुल करती, स्टार्ट करती, स्टॉप करती है और चेंज करती है डायरेक्शन, और उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज करती है और वेलोसिटी को भी चेंज करती है। ये सारी एबिलिटी रखती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब आप बेटा क्या करते हो, डोर को ओपन करते हो या क्लोज करते हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पुश पुल कर रहे हो। तो ये एग्जांपल बेटा कर सकते हो। उसके बाद ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। तो एग्जांपल में ये है, व्हेन वी ओपन आर डोर वी अप्लाई फोर्स बाय पुशिंग और पुलिंग इट, यानी कि ये पुश पुल बेसिकली क्या है, फोर्स से आप क्या कर रहे हो, दरवाजे को बंद कर रहे हो, दरवाजे को ओपन कर रहे हो। इसी तरह वो कहता है जब आप कार में बैठे होते हो तो आप जब एक शार्प टर्न आता है तो आप थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाते हो। ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे कार डायरेक्शन चेंज कर रही है और वो आप पे फोर्स लगाती है, और बेसिकली इनर्शिया की वजह से आप क्या करते हैं, राइट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आदमी देख रहे हैं आप व्हील बैरो पे। व्हील बैरो को पहले अपने हाथ से क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, फिर इसे क्या करेगा, आगे की तरफ पुल करेगा, और फिर जैसे ही जहाँ पे उसने डायरेक्शन चेंज करनी होगी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो बेटा तीसरी एग्जांपल आप ये दे सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, फोर्स आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी, हाउ फोर्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, उसमें आप व्हील बैरो की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्स बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे ऑब्जेक्ट फर्दर आगे मूव करते हैं। तो बेटा ये पैसेज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है अदर एग्जांपल फोर्स एक्टिंग ऑन इंक्लूड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ। फॉर एग्जांपल ये एप्पल है, जब ये ऊपर से गिरेगा किसकी तरफ आएगा, ज़मीन की तरफ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ज़मीन उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। इसी तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, हम जब रोड पे चलते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। आगे बेटा दो तरह की फोर्सेज हो सकती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं आपसे। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली बेटा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे तो उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को आप क्या करते हो, पुश करते हो, तो आपका इसके साथ कॉन्टैक्ट होगा तो ये आगे की तरफ मूव होगा, अदरवाइज ये आगे की तरफ मूव नहीं। इसी तरह हैमर से आप इस नेल को क्या करो, ज़मीन के अंदर डिप कर रहे हो, तो जब ये इसके साथ हिट होगा तभी डिप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स आर द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सम एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लूड। अब देखिए जब कॉन्टैक्ट होगा तभी कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, अदरवाइज नहीं प्रोड्यूस होगी। अब इसकी एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। इसके बारे में ये आपको वन बाई वन बताते हैं। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोग चलते हो तो क्या करता है, आगे से एयर रेजिस्टेंस है, उसके बाद टायर और रोड के दरमियान। फॉर एग्जांपल कार पे आप सफ़र कर रहे हो तो आप जब स्विच गाड़ी का एकदम से रेस दे के ऑफ कर देते हो तो थोड़ी दूर जाकर कार रुक जाती है,
किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोके उसे क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन रेजिस्ट मतलब मुज़ाहमत करती है, ठीक है। मोशन वन, जब व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अभी देखे दो ऑब्जेक्ट है, उनका आपस में कॉन्टैक्ट है, ठीक है। फ्रिक्शन हेल्प्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड फीट एंड ग्राउंड, यानी कि फीट और ग्राउंड के दरमियान क्या होती है? फीट एक ऑब्जेक्ट, ग्राउंड दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। ओके हो गया। ड्रैग फोर्स ऐसी फोर्स है बेटा जो फ्लूइड्स की वजह से होती है। फ्लूइड्स में दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड आ जाते हैं, एयर आ जाती है, ठीक है। जब आप एयर में गाड़ी में अगर सफ़र कर रहे हैं तो हाथ ऐसे बाहर निकालें, हाथ पे आपके एयर के पार्टिकल आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे आपके हाथ को, तो वो जो फोर्स एयर लगा रहा है आपके हैंड पे, एयर लगा रही है, उसको बेटा ड्रैग फोर्स कहते हैं। द ड्रैग इज द रेजिस्टेंस फोर्स दैट काज बाय मोशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड मीन एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इट एक्ट ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, यानी कि आप हाथ आगे की तरफ मूव करवाते हो, एयर आपका हाथ पीछे की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन साथ ही एग्जांपल भी दे दी उन्होंने। उसके बाद थ्रस्ट फोर्स, वो फोर्स होती है जो लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड लगाता है। जैसे ही आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल बलून है, उसको लिक्विड में ऐसे डिप करते हो तो लिक्विड उस पर क्या लगाता है? अपवर्ड पुश लगाता है। वो जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है उसको आप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं, इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड ऑन इट। When immersed an object in water, we feel an upward force. This force increase, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ उसे डीपर लेके जाते जाओगे वैसे वैसे ये फोर्स क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जिसे थ्रस्ट फोर्स का नाम दिया। और ये शिप्स और बोट वगैरह इस थ्रस्ट फोर्स की बिना पे ही फ्लोट कर पाते हैं। नेक्स्ट बेटा आगे वाले पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल टेबल पे ये बुक पड़ी है, बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और टेबल ने इसको अपवर्ड उठाया हुआ है, तो ये जो टेबल इस पे बुक को उठाए हुए है, ये उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, इसको बेटा नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये टेबल के साथ 90 का एंगल बनाएगी। तो ऐसी फोर्स जो सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाए उसके नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे भी दो ही ऑब्जेक्ट आ गए, एक ब्लॉक आ गया, दूसरा टेबल आ गया, आपस में कॉन्टैक्ट है, तब ये दो फोर्स प्रोड्यूस हुई। ओके हो गया। उसके बाद नॉर्मल फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ ए फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट। दिस फोर्स एक्ट आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वही बातें कर रहे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्पोर्ट फोर्स, स्पोर्ट फोर्स भी कहते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है। तो बेटा यहाँ पर देखें ये वेट इसका वर्टिकली क्या है? डाउनवर्ड, ये एक एक्शन है और उसके ऊपर टेबल अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये एक रिएक्शन है। तो ये एक रिएक्शनल फोर्स भी है, ठीक है। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस, वो फोर्स जो एयर की वजह से लगे किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोके एक कौन? एयर के पार्टिकल, उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ द फोर्स ओपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू इट। जैसा कि मैंने वो कार की एग्जांपल दी, हाथ ऐसे बाहर निकालते हो तो आपके हाथ पे आने वाले एयर के पार्टिकल हिट करते हैं और वो पीछे की तरफ मूव करवाते हैं। आप आगे की तरफ मूव करवाते हैं, वो पीछे की तरफ। तो एयर के पार्टिकल हिट कर रहे हैं, आपके हैंड की मोशन को अपोज कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी एयर के पार्टिकल की वजह से एयर रेजिस्टेंस कहलाएगी। बेटा नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी रोप में, किसी डोरी में स्टोर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ट्रॉली को खींच रहा है एक रस्सी के साथ, तो इस रस्सी में एक तनाव पैदा हो जाएगा, उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। इसी तरह नॉर्मल हालत में ये डोरी इस तरह जैसे ही इसके साथ लोड अटैच किया तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगी, इसको टेंशन, और एक स्ट्रेटनेस आ गई, इससे हमें पता चला डोरी के अंदर एक फोर्स स्टोर होगी जिसको टेंशन फोर्स कहते हैं। जो ऐसी फोर्स जो किसी रोप में, किसी डोरी में, किसी स्ट्रिंग में पाई जाए उसको बेटा हम टेंशन फोर्स कहते हैं, और इसको बेटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इलास्टिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, उसको बेटा इलास्टिक फोर्स कहते हैं। इलास्टिक फोर्स बेसिकली रबर में होती है, स्प्रिंग में होती है। इसी तरह यहाँ पर ये रबर बैंड एग्जांपल स्प्रिंग, उसके बाद ट्रैम्पोलिन, वो झूला नहीं होता जिसके चारों साइडों पे स्प्रिंग लगे होते और उस पर लोग जंपिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी इलास्टिक फोर्स
प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इट इज़ ए फोर्स दैट ब्रिंग द सर्टन मटेरियल बैक टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म। जब ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन पे लौट है, तो वो किस फोर्स की वजह से लौट के आता है? इलास्टिक फोर्स की वजह से। ठीक है। उसके बाद ये बेटा इन सब में हमने देखा दो दो ऑब्जेक्ट थे, इनका फिजिकल कांटेक्ट होता है तब फोर्स प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक होंगे। तो ये सारी एग्जांपल थी कांटेक्ट फोर्स की। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की जानब। बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? खींच लेती है। फॉर एग्जांपल ये एप्पल देख रहे हैं, यहाँ से जब गिरेगा तो किधर आता है? ज़मीन की तरफ। तो ज़मीन के पास एक फोर्स है जो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए कांटेक्ट नहीं भी है तो फिर भी क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह ये दो बलून हैं, इन दोनों बलून पे लाइक चार्जेज हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं भी है फिर भी रिपेल कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह ये मैग्नेट है बेटा, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स की वजह से। तो ऐसी फोर्स जिसका आपस में फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो, लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हों, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन, इसमें फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो तो फिर भी ये असर करती है। non-contact force is defined as the force between two objects that are not in physical contact। यहाँ पे डेफिनेशन कर सकते हैं बेटा, इसको फील्ड फोर्स भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, दूसरा नेम है। तीसरा नेम ये है शॉर्ट एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा ऐसी फोर्स है जो कि दो मैसेज के दरमियान होती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक मैस m1 ये है, एक m2 ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, f r उनके दरमियान डिस्टेंस है। तो ऐसी फोर्स जो दो मैसेज के दरमियान एग्जिस्ट करती है उसको बेटा क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एप्पल एक मैस है, ज़मीन एक मैस है, दोनों मैसेज हैं, ये अर्थ उसको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान। तो ये हमारे पास क्या है? एक किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा उसके पास उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की पावर होगी, और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक हो गया। बाकी इसका फार्मूला देखते हैं, इसके पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आपको हाईलाइट चीज़ें करवाते समझ आ गई होगी। ऐसी फोर्स जो दो मैसेज के दरमियान एग्जिस्ट करती, दिस इज़ ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये रिपल्सिव नहीं होती। ठीक है। दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज विच हैव दी मैस, जिनके पास मैस होता है उनके दरमियान ये एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल व्हेन एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री इट पुल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये एग्जांपल कर सकते हैं और साथ ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं अगर कोई पॉइंट मिलता है। दिस फोर्स आल्सो कीप्स प्लैनेट इन द ऑर्बिट अराउंड द सन एंड होल्ड द एटमॉस्फेयर एंड ओशन ऑफ ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ले जी इसका जो फार्मूला है ना आपने ये याद रखना है, फिजिकल टू जी m1 m2 ओवर आर। यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 एक ऑब्जेक्ट का मास, r उन दोनों के दरमियान क्या है? डिस्टेंस है। बेटा आपने एक ये डेफिनेशन कर लेनी, एक एग्जांपल कर लेनी। नीचे ये जो प्लैनेट्स होते हैं, नेपच्यून है, उसके बाद ये जो स्टार्स वगैरह हैं, उसके बाद मून है, अर्थ है, इन सब के दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा वेयर m1 m2 आर मासेस आर द डिस्टेंस बिटवीन जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? ये याद रखना 6.67 मल्टीपल 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। तो बेटा ये MCQ से में आपसे पूछी जा सकती है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखें ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल। अब नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो दो चार्जेस के दरमियान, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी फोर्स जो इन दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है उसको बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, लेकिन ऊपर वाली हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव ही होती है। ओके हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि ये बलून देख रहे हो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव, ये इधर पुश हो रहा है, ये इधर पुश हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इनका फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस ऑब्जेक्ट
द ऑपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये बेटा आपने याद रखना है। उसके बाद ये अच्छे अच्छे पॉइंट से ये सारा पैसेज आपने तैयार करना है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ऐसी फोर्स जो मैग्नेट्स के पोल के दरमियान एग्जिस्ट करती है बेटा, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसी तरह लाइक पोल जो करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ। जब नॉर्थ नॉर्थ के सामने आएगा रिपेल करेगा, जब साउथ साउथ के सामने आएगा रिपेल करेगा। जब दोनों ही एक दूसरे के सामने तो अट्रैक्ट करेंगे। ओके हो गया बेटा। मैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स है, इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट एंड मैग्नेट मटेरियल लाइक आयरन निकल कोबाल्ट। और आयरन निकल कोबाल्ट को मिलाकर ही क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। ये भी याद रखना, ठीक है। और इनको क्या कर लेती है, ये मैग्नेट अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट, क्योंकि ये सारी मेटल्स ही हैं। मैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फॉर दी अट्रैक्टिव, हमने देख लिया अट्रैक्ट भी करती है रिपेल भी करती है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लाइक पोल रिपेल ईच अदर अनलाइक पोल अट्रैक्ट। सारा पैसेज अच्छे से तैयार करना, शॉर्ट क्वेश्चन में के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद आज थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आगे टॉपिक आने वाले, वहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्वेश्चन मुकम्मल है। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफरेंस करें। तो बेटा आपने क्या करना है, डेफिनेशन करनी है और चार चार ये इसके एग्जांपल हैं, एक एक दो दो ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन अच्छे से एक्सप्लेन कर देनी। हाँ, अगर नॉन कॉन्टैक्ट पे नोट अलग पूछ सकता है, कॉन्टैक्ट पे अलग, तो फिर आपने ये मुकम्मल तैयार करना है, ठीक हो गया। अदरवाइज इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस। क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बेटा ये जो 4 फोर्सेस हैं ये हमारी नेचर में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। इन फोर्सेस की वजह से ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये निज़ाम वर्किंग कर रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो ये कितनी है बेटा, 4 आपने याद रखना है, एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनके आपने नाम याद रखने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स मैं पीछे आपको करवा चुका हूँ, वही पॉइंट है, तो आप वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का जो कम्बिनेशन कंबाइंड इफेक्ट होता है, उससे जो फोर्स जनरेट होती है उसको बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ओके हो गया। इसको अब पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काज इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इट इंक्लूड बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके हो गया। विच एक्ट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। और बेटा ये एक पॉइंट याद रखना है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, और ये स्ट्रोंगर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से और एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स उनसे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एंड पे कंपैरिजन भी बता दूंगा कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है कौन सी वीक होती है इन चारों में से, ठीक है बेटा। ये नीचे वाला आप चाहे ना कीजिएगा, बाकी वहाँ तक आप कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि एटम होता है, एटम के इनसाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसी फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जोड़े रखे, कंबाइन रखे, उसको बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ओके हो गया। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स ही ये क्या हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स। और इनका ऑर्डर कितना है, 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि इनके दरमियान, पार्टिकल के दरमियान अगर इससे डिस्टेंस बढ़ जाता है ना तो ये डोमिनेट कर जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। तो पढ़ते हैं इस पैसेज को, और सारे पॉइंट तकरीबन इसमें इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर इन द एटॉमिक न्यूक्लियस ओवरकमिंग द रिपल्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। उसके बाद इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 10⁻⁻14। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर इंक्रीज बाइंड दिस रेंज, इस रेंज से अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है इन पार्टिकल के दरमियान, ये जो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सीज टू एक्ट, यानी कि ये एक्ट करना ख़त्म हो जाती है। बेटा ये पूरा पैसे तैयार करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स।
तो ये ऊपर वाली फोर्स क्या करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े रखती है, लेकिन ये क्या करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर क्या करती है, ये न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करती है, यानी कि एटम की तबाही का सबब बनती है। कौन सी फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन का बायस बने उसको हम क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियस। ये ऐसा क्यों होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की रेशियो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट होने की वजह से फिर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और उससे फिर एटम क्या होता है, डिके होना स्टार्ट होता है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, खुद को डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जब भी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, डिसइंटीग्रेट करती है न्यूक्लियस को, इसकी तबाही का सबब बनती है। बेटा आगे इसके पॉइंट, ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और इसका ऑर्डर आपने याद रखना है 10⁻⁻17 है, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, सच एज ड्यूरिंग बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, देखो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो, यही मैंने पैसेज को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था। इन दिस प्रोसेस न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्रोटॉन इमिटिंग एंड बीटा पार्टिकल, मीन इलेक्ट्रॉन, जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एंड एंटी न्यूट्रिनो, और उसका एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है। दिस फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स, और इसका ऑर्डर बेटा ये है। अब मैंने ये ऑर्डर लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग है। ये सबसे वीकेस्ट है और ये सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ऑर्डर याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, यानी कि साइंटिस्ट ने ना वर्क किया, और वर्क करने के बाद 2-3 साइंटिस्ट, उनमें हमारा भी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है, पाकिस्तानी हिस्ट्री में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था, ठीक हो गया। आगे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा, यानी कि इसमें क्या किया गया था, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके एक नई फोर्स जनरेट की गई, उसको नाम बेटा दिया गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को मिला के, इनमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, अब्दुल सलाम था, उसके बाद शेल्डन ग्लेविश था, स्टीवन वेनबर्ग था, और इन तीनों बंदों ने मिल के क्या किया, इन दोनों फोर्सेस को मिलाया और एक नई फोर्स जनरेट करवा दी, जिसको इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहते हैं। और इन्हीं बेस पे, इसी फोर्स को जनरेट करने की बेस पे इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। किस सेंस में, 1979 में नोबेल प्राइज़ दिएगा। तो ये पैसेज ही आपने इसमें करना, नीचे वाला पैसेज ना कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा दो तरह की यहाँ पे सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है। जब बॉडी रेस्ट में तब कितनी फोर्सेस लग रही हैं, जब बॉडी मोशन में तो कितनी फोर्सेस लग रही हैं। हाँ, फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड, फोर्सेस की डायरेक्शन, यानी कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं, किस डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। तो इन मैग्नीट्यूड को और इन डायरेक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं तो फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, यही बातें लिखी होंगी कि हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, जो बॉडी पे लग रही होती है उसको वो फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक है। जब बेटा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसके वेट की वजह से डाउनवर्ड, जैसा कि ये बुक टेबल पे पड़ी है, और टेबल ने इसको उठाया हुआ है, इस पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें ये अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, तो यहाँ पर ये रेस्ट में, इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उस पर 2 नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, जितनी नीचे मैग्नीट्यूड उतना ही ऊपर मैग्नीट्यूड, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये किस केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप पीछे से फोर्स अप्लाइड करते हो, दो तो फोर्सेज आप एक्ट कर रही हैं, एक नॉर्मल और एक वेट की वजह से, लेकिन आप जब इस पर फोर्स अप्लाइड करें, अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ, लेकिन उस टेबल की सरफेस और इस ब्लॉक के दरमियान यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होती है जो कि बैकवर्ड होती है। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है,
लेकिन अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या है कम। तो जब बॉडी मूव करती है तो उस पर 4 नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं और उनमें जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जब लेफ़्ट और राइट फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता। ठीक हो गया। तो यही बेसिकली क्या है, ये फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम है। जब बॉडी रेस्ट पे होती 2 फोर्सेस अमल करती, जब बॉडी मूव कर रही होती तो 4 नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही होती, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी को बेटा फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ से ये पढ़ लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इज यूज टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड को शो करती है एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इन अ गिवन सिचुएशन, यानी कि गिवन सिचुएशन जो हमें मिल रही है, यहाँ पे रेस्ट में था, यहाँ पे मोशन में था। ठीक है। उसके बाद इन अदर वर्ड द फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ स्पेशल एग्जांपल ऑफ वेक्टर डायग्राम भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। ड्राइंग अ फ्री बॉडी डायग्राम सपोज दैट अ बुक इज पुश्ड over the surface of a table that to represent the force acting on the book using a free body diagram. पॉइंट नंबर 1 वो पॉइंट में अब इसने लिखा, आप बुक का पैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप नोट्स अपने बना सकते हैं। द बॉडी द ऑब्जेक्ट द बुक इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, the force arrows are drawn outward from the center of the box in the direction of the forces acting on it. ओके हो गया। जो एरो होगी वो मैग्नीट्यूड को शो करेंगी। लेंथ ऑफ द फोर्स एरो रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फिर बात वही कर रहा है, विद लॉन्गर एरोज इंडिकेट ग्रेटर फोर्स। ओके हो गया। ये ग्रेटर फोर्स है, ये इससे कम है। उसके बाद एरो हेड शोज दैट द डायरेक्शन इन द फोर्स एक्ट। 2 ही चीज़ें बता रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है। जिसका मैग्नीट्यूड लेंथ ज़्यादा होगी वो फोर्स ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ ये कम होगी उसकी फोर्स कम होगी। नेक्स्ट ये बेटा पढ़ लीजिएगा, ईच फोर्स इज लेबल्ड इन द इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, द फ्रिक्शन, नॉर्मल, ग्रेविटी, ड्रैग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग दे लेबल्ड इन द आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फोर्स। यानी कि टेंशन आप किसी डोरी से भी इसे खींच सकते हो। ओके हो गया। और ड्रैग फोर्स वो होती है जो एयर के पार्टिकल आके सामने से ब्लॉक की सरफेस से हिट करते हैं और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि हमें इस फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम में हमने ये सीखा कि हम इसमें फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और फोर्सेस की डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये रफ सा टॉपिक था, आपने लाइट लेना है इसे। ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो टॉपिक आने वाला है ये है न्यूटन के लाज। न्यूटन का जो पहला लाज है ये क्या कहता है बेटा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसकी एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है, देखिए ये टेबल पे बुक पड़ी हुई है, यहाँ पे ये रेस्ट में है, तो जब तक इस पे बाहर से कोई एजेंसी का वर्क ही नहीं करेगी, फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, तो ये कभी भी हरकत में नहीं आएगी। लेकिन पहली बात ये साबित होगी। दूसरी बात ये कहता है अपने लॉ में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट थोड़ी, फॉर एग्जांपल आपने फुटबॉल को किक किया तो वो थोड़ी दूर जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, उस फ्रिक्शन की वजह से वही फ्रिक्शन एक्ट करती है एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। हाँ, न्यूटन की बात बिल्कुल सही है सेकंड वाली कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, लेकिन एक शर्त है बेटा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आप ख़त्म कर देते हो तो फिर ये सेकंड वाली बात जो है ना ये बेटा पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं है। स्पेस में जब किसी ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा पुश कर दिया तो वो कंटिन्यूसली सारी ज़िंदगी मूव करता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ये रेजिस्टेंस है ना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। बेटा नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ले जी, टेबल पे वो बुक भी पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट भी डायग्राम बना दी। उसके बाद फिर उसने उसको स्टेटमेंट, लास्ट ही बेटा स्टेटमेंट होती थी, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है और पीछे भी वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अ बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट प्रोवाइडेड ऑन नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर उस पर वो
कोई फोर्स अमल ना। उसके बाद बुक वाली मैंने एग्जांपल आपको बेटा दे दी, ये बुक वाली आपने एग्जांपल एक तैयार करनी है। और उसके बाद मूविंग बाल, जब मोशन के लिहाज से एग्जांपल आपने ये तैयार करनी है, ये रेस्ट के लिहाज से और ये वाली मोशन के लिहाज से। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसको ये एक्सप्लेन करेगा कि स्पेस की बातें करेगा। तो बेटा आपने पता क्या करना है इस्लाम में, शुरू में जस्ट आपने वो स्टेटमेंट करनी है, ये ऊपर वाली ये स्टेटमेंट कीजिएगा, इन केस ऑफ रेस्ट, इन केस ऑफ मोशन, ये एग्जांपल दीजिएगा। और ये वाला पैसेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला बुक में भी है लेकिन वहाँ से भी ना कीजिएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन दी गई ऊपर वाले पैसेज में, मैंने आपको बताया जस्ट ये स्टेटमेंट कीजिएगा, इन केस ऑफ रेस्ट एग्जांपल, इन केस ऑफ मोशन एग्जांपल, हेडिंग दे लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपने कुछ नहीं करना है इस पैसेज से। और उसके बाद नेक्स्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये फोर्स को डिफ़ाइन किया, अभी इसकी तरफ भी आएंगे। फोर्स को पहले भी हम डिफ़ाइन करके आ चुके हैं लेकिन दोबारा फिर देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हेडिंग आपने दिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी मेंटेन इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्टेट ऑफ इन आ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। ये इनर्शिया की डेफिनेशन है बेटा। इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पे, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का मैस अगर ज़्यादा होगा ना उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मैस ज़्यादा है, मैस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसका क्या है, इनर्शिया ज़्यादा है। ये बात आपने याद रखनी है। एक ऑब्जेक्ट का मैस कम है तो उसका इनर्शिया कम है। अब यहाँ पे एक बाईसाइकिल है, एक ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, दोनों की स्पीड सेम ही है। बाईसाइकिल को रोकना आसान है, ट्रक को रोकना मुश्किल है क्योंकि बाईसाइकिल का मैस कम है इसलिए उसका इनर्शिया कम है। और ये आप पे जो फोर्स लगाएगा कम लगाएगा, यानी कि कम मुज़ाहमत आपको मुज़ाहमत फील करना पड़ेगी जब आप बाईसाइकिल को रोकेंगे। जब ट्रक को रोकेंगे शायद क्या हो, ट्रक का मैस ज़्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा, वो आपको साथ ही ले जाएगा। ओके हो गया। तो जिस सब्जेक्ट का यहाँ पे बाईसाइकिल का मैस कम है, इसका इनर्शिया कम है, इसका इम्पैक्ट कम है, आप इजीली रोक पाएंगे और थोड़ी बहुत आपके हाथ को शायद पेन हो, ठीक हो गया। तो ट्रक से पेन आपको क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट ये इनर्शिया की आपने बेटा डेफिनेशन जो मैंने वर्ड बोले यहाँ पे लिखे हुए नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इनर्शिया डिपेंडेंस किस पे करता है बेटा, मैथ पे करता है ये आपने। और यहाँ से ग्रेटर दी मैथ ग्रेटर दी इनर्शिया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो समटाइम कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट आते हैं बेटा ये डेफिनेशन पे। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, कैसे करता है, करनी हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। फोर्स इज एजेंसी, एक किस्म की एजेंसी विच टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। इन सिंपल वर्ड फोर्स काजिंग, एक्सेलरेटिंग, मेंटेनिंग द मीनिंग इट can change the velocity of object, either speeding it up, slowing it down or changing its direction। वही बात कर रहा है जो फोर्स की हम पीछे पढ़े कि ये फोर्स जब लगती है बॉडी में उसकी वेलोसिटी चेंज करती है, वेलोसिटी चेंज करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी स्पीड अप हो जाती है और उसको हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। वो कौन सी फोर्स है, आप ब्रेक अप्लाई करें तो ब्रेक अप्लाई करने से व्हीकल क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक हो गए। तो बेटा ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आपने बेटा करना क्या दोबारा फिर बता दूं, ये स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है, इन केस ऑफ रेस्ट, इन केस ऑफ मोशन, 2 एग्जांपल देनी है। उसके बाद ये पैसेज नहीं करना, उसके बाद फोर्स को डिफाइन कर दें और उसके बाद नेक्स्ट इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि इनर्शिया को डिफाइन कर दें। उसके बाद इनर्शिया के साथ ये एग्जांपल मस्ट देनी है आपने। और इनर्शिया किन पे डिपेंड करता है, मैथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मैथ पे डिपेंड करता है। और उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसकी हेडिंग दे के आपने कहना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है,
न्यूटन का सेकंड लॉ होगा। ऊपर क्वेश्चन भी बना स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने बेटा फर्स्ट में इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझा, इसकी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। अब पहली बात पता है क्या करता है, वो कहता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगाते हो, ये एक मैस है, इस पर क्या लगाते हो, फोर्स। फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज होती है, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी फॉर एग्जांपल 0 है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो चेंज वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फोर्स अगर इस पर कम लगाओगे बॉडी कम एक्सेलरेट करेगी, फोर्स ज़्यादा लगाओगे ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। इसका मतलब फोर्स जितनी लगाओगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। ले जी एक बात होगी। दूसरी वो कहता है ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर मैस है छोटा, अगर मैस है बड़ा, यहाँ पे अब आप फोर्स जितनी इधर लगानी उतनी उधर लगानी, फोर्स को कांस्टेंट रखना है। ये फोर्स लगाई और ये यहाँ पे इतनी फोर्स, मैं एरो से रिप्रेजेंट कर दी, इतना एरो इधर और इतना मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए। मुझे बताएं एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा होगा या एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसका मैस कम है, ये स्पीड से मूव करेगा, एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा होगा, जबकि इसका मैस ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन कम, ये ज़्यादा दूर जाएगा, ये कम दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ पे मैस कम वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा। इन्वर्स रिलेशन का मतलब एक चीज़ अगर बेटा कम होती है ना तो दूसरी बढ़ती है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए मैस ज़्यादा है, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा कम होगा। तो यहाँ पे मैस अगर बढ़ जाता है तो एक्सेलरेशन बॉडी के क्या हो जाता है, कम। डायरेक्ट में अगर फोर्स बढ़ा दोगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम करोगे एक्सेलरेशन कम। ले जी यही थी इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब वो पहली बात कहेगा ये इस पे और दूसरी कहेगा इस पे। अब देखिएगा न्यूटन सेकंड लॉ, स्टेटमेंट की हेडिंग देनी, लॉज की स्टेटमेंट होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चाहे लाइन ना लिखिएगा क्योंकि ये नेट फोर्स को डिस्कस करता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट आपने करनी। If a net external force act upon any body, it accelerate in the direction of force. The magnitude of acceleration is directly proportional to the magnitude of force. ये बात होगी। And inversely proportional to the mass of body. ये जो acceleration प्रोड्यूस हुआ है mass के inversely proportional। बेटा इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, ये एक साइड पर। अब कंबाइन कैसे करना है, एक स्टेप मिस है। यहाँ पे ए एक साइड पे है, ये लिखेंगे प्रोपोर्शनल का साइन लिखेंगे, इसे प्रोपोर्शनल साइन करते हैं। एफ ऊपर आ रहा है, एम नीचे आ रहा है। इसको जब ख़त्म करते हैं बेटा इक्वल आएगा और साथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। और एसआई यूनिट में इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। एसआई यूनिट में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। जब इस कांस्टेंट की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, एफ डिवाइडेड बाई एम। ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लीजिए, ये फोर्स का फार्मूला बन गया। यही था न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके हो गया। अब फोर्स का यूनिट बेटा क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। अब 1 न्यूटन को वो कहता है डिफाइन कर दो। 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जब किसी ऑब्जेक्ट का मैस 1 kg हो और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तब जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो 1 न्यूटन होगी। यहाँ से रीड आउट करते हैं, 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। मैथमेटिकल उसने ये लिख दिया और आपसे ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो बेस यूनिट में ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। लें जी फोर्स वेलोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और बेटा फोर्स कम लगाओगे वेलोसिटी में कम चेंज आएगा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। फोर्स ज़्यादा लगाओगे ऑब्जेक्ट स्पीड से मूव करेगा, वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स पीछे से क्या लगाई है, ज़्यादा लगाई है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। बेटा आपने यही लाइनें अच्छे से तैयार करके लिख देनी। न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो टेल अस द फोर्स चेंजेस इज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवा सकती है, डिसेलरेशन यानी कि जो आगे से ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको जब रोकते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन में कमी आ जाती है, उस एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी चेंजिंग में भी ऑकर इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, इन बोथ ऑफ दोनों में भी चेंज हो सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट बेटा है न्यूटन का थर्ड लॉ, इट्स वेरी सिंपल वेरी इजी। ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन के अबाउट है। स्टेटमेंट ये है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन उसकी मुखालिफ सिमत में होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल से इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, यहाँ पे ये देख रहे भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस भाई साहब को देखें, हाँ दिमाग ख़राब नहीं है इनका, न्यूटन के सेकंड थर्ड लॉ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अपने हाथ से इस स्प्रिंग को ऊपर से दबाएंगे, इसका मतलब ये वाली फोर्स क्या होगी, एक्शन फोर्स, और ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है ये इस पर क्या लगाएगा, अपवर्ड फोर्स, ये बी वाली क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। ओके हो गया। इसी तरह देखो ये टेबल पे बुक पड़ी है, टेबल पे बुक का वेट डाउनवर्ड है, ये टेबल पे फोर्स लगा रही है, वेट वाली फोर्स, वो क्या है, एक्शन, ये है एक्शन, और टेबल ने इसको अपवर्ड उठाया, ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है बुक पे टेबल, और ये क्या है, रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स को FN से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके हो गया। इसी तरह यहाँ पे आगे एक और एग्जांपल है, ये भी देखिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्या करते हो, गन को फायर करते हो तो यहाँ से बुलेट निकलती है, बुलेट जब आगे जाती है, फायर करना आपका क्या है, बुलेट जैसे ही फायर करते हो बुलेट का आगे जाना ये एक्शन है, और गन आपके शोल्डर के साथ पीछे जर्क लेती है, हिट करती है, ये क्या है, रिएक्शन है। ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन, बुलेट का आगे जाना एक्शन, गन का पीछे आना रिएक्शन है। इसी तरह बेटा रॉकेट है, रॉकेट जब ऊपर की तरफ मूव करता है, ये रॉकेट है, तो गैसेस क्या करती हैं, रश करती हैं। रॉकेट का ऊपर जाना एक्शन है, गैसेस का नीचे आना रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए हर एक में क्या है, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन मकदार इनकी क्या होती है, सेम। देखें जितना इम्पैक्ट ये है उतना इम्पैक्ट इसका भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हैं, बराबर है। ले जी, यही था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड बार बार कह जाता हूँ। पीछे स्टेटमेंट थी, अब एक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन देखना। अब ये वाला ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला ऑब्जेक्ट बी है, जब ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा ये एक्शन फोर्स होगी। अब बी वाला खामोश नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, इस ए वाले पे फोर्स लगाएगा, इसको अपवर्ड पुश करेगा। ये वाली बी वाला जब ए पे लगाएगा वो रिएक्शन फोर्स होगी। ओके हो गया बेटा। तो यहाँ से आपने एक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस मीन्स दैट आंसर टू बी टू बॉडीज इंटरेक्ट दो व्हेन एवर टू बॉडीज इंटरेक्ट, जब दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, इफ़ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी, बॉडी ए बी एक्सर्ट on body force on body A, this is equal in magnitude but opposite direction. This force stimulate between टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़। ओके हो गया। उसके बाद आप यहाँ से एक्शन और रिएक्शन की डेफिनेशन कर लीजिएगा। कैसे करेंगे देख लीजिए। इफ़ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी, ये क्या होगी, एक्शन फोर्स होगी। और इसी तरह बॉडी बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी ए, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से डेफिनेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ये स्प्रिंग वाली एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने आपको बता दी, रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज नेवर बैलेंस ईच अदर। एक्शन एंड रिएक्शन आर टू डिफरेंट बैलेंसेज टू do not balance each other because they act on two different bodies। यानी कि एक बॉडी पे नहीं लगती, यानी कि दो ऑब्जेक्ट का होना इसमें ज़रूरी है, और एक दूसरे के इफेक्ट को फिर क्या कर देती, कैंसिल। ये पैसेज करना हो तो कर लेना, अदरवाइज कट कर देना। ओके ओके। एक एग्जांपल दे ली, ऊपर स्टेटमेंट कर ली, एक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन कर ली, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी एग्जांपल और भी हैं, ये भी आप अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। अब बुक वाली मैंने आपको बताया, बुक का वेट डाउनवर्ड है, ये एक्शन है, और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, टेबल उस पर अपवर्ड बुक पे लगा रहा है फोर्स, वो रिएक्शन फोर्स है। तो यहाँ से ये बेटा आपने अच्छे से ये सारा रीड आउट कराना और कोशिश करना अपनी वर्डिंग में लिख दें। इसी तरह ब्लॉक ऑन आ टेबल, यानी कि ये ब्लॉक की ये किसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ये वाली, ये एग्जाम्पल नहीं है। Forces act in pairs when two objects interact. Newton third law states that according to this law every action there is always equal but opposite reaction to interacting bodies। बेटा ये पैसेज ना कीजिएगा, फिर दोबारा वही दोहरा रहा है, तो ये करने का कोई फ़ायदा नहीं।
उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगले ये एग्जांपल वो टेबल वाली ये दी हुई है, तो ये एग्जांपल अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक हो गया। वही वर्डिंग लिखी। इसी तरह नेक्स्ट वो क्या कहता है, गन और बुलेट की ये एग्जांपल देता है, तो यहाँ से ये वर्डिंग है दैट इज आपने तैयार करनी है, और यहाँ पे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ। ओके हो गया। इसमें क्या क्या करना है, शुरू में स्टेटमेंट, फिर एक्शन, रिएक्शन की डेफिनेशन, फिर एक दो एग्जांपल देनी, चाहे स्प्रिंग वाली दे दो, चाहे टेबल और बुक वाली दे दो, चाहे बुलेट और गन वाली, एक दो तो मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, अगर लॉन्ग में आता है। अदरवाइज इसकी डेफिनेशन और इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट में आती है, और एक आध एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा लिमिटेशन है। न्यूटन के ये जो तीनों लॉज हैं ये बड़े लेवल पे मतलब बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी सड़क पे चल रहा है, बस मूव कर रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, सिर्फ इन पे वैलिड है। यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे जो बड़े हैं, और माइक्रोस्कोपिक जो छोटे पार्टिकल होते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन पे ये वैलिड नहीं है। बस यही इसकी दो लिमिटेशंस हैं। ओके हो गया। यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, जब ऑब्जेक्ट वो छोटे आ जाते हैं या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ये आपको पहले चैप्टर में बताई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये अगर ऑब्जेक्ट इस स्पीड ऑफ लाइट से या इससे ग्रेटर स्पीड से मूव करते हैं या इसकी अप्रोच मूव करते हैं, तब न्यूटन के लॉज क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाते हैं। और दूसरा, ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, जबकि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में एरोप्लेन उड़ रहा है, मैंने कहा बस मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, पर्सन मूव कर रहा है रोड पे, तो ये इनके लिए वैलिड। लिमिटेशन में आपने ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विद विच वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ। देखना एवरीडे लाइफ में ये वैलिड है। हाउएवर ताहम यहाँ में प्रॉब्लम अराइज व्हेन डीलिंग विद अ मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जो होते हैं, हैविंग वेलोसिटी क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट। फॉर दिस पर्पस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी कि वहाँ से फिर जो स्टार्ट होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। बेटा ये पूरा पैसेज ही तैयार कर लीजिएगा, ठीक होगा। लिमिटेशन आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है ये भी रीड आउट कर लेते हैं। आफ्टर ऑल डिस्कशन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एग्जैक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि हर मोशन के लिए वैलिड नहीं है। जब स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट या इसके करीब मूव करेगा तब ये फेल हो जाएंगे। प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इनफ फॉर मूविंग क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट। वही बात कह रहा है, वही कंक्लूजन निकाली। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और लॉन्ग में भी आने के चांसेस है। मैथ बेटा कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। जिस बॉडी के पास मैटर ज़्यादा होगा ना, उसका मैथ ज़्यादा होगा। जिस बॉडी के पास मैटर कम होगा उसका मैथ कम है, क्योंकि हर चीज़ किससे बनी है, मैटर से ही बनी है, ठीक है। तो आपने सिंपल में डेफिनेशन ये करनी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैथ, सॉरी। उसके बाद वेट बेटा वो फोर्स होती है जो कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाती है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल पड़ा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, तो अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, फोर्स लगा रही है। तो वो फोर्स, जिस फोर्स से ये इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बेटा, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट का नाम देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद वेट बेटा इसमें एक डायरेक्शन आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। मैथ हमारे पास स्केलर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैथ हर जगह सेम रहता है। मैथ आप जहाँ पे मर्जी चले जाएं, जिस मर्जी प्लेनेट पे चले जाएं, मैथ चेंज नहीं होता, ठीक है। जबकि जो वेट होता है ये चेंज होता है, क्योंकि वेट, इसकी वजह ये है, वेट वहाँ पे प्लेस टू प्लेस वैल्यू ऑफ जी चेंज हो रही होती है। ये होता है वेट का फॉर्मूला होता है mg, और फोर्स का जो फॉर्मूला है ये नीचे लिखा हुआ है F m में। यहाँ से हम मैथ निकाल सकते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन बॉडी का। इसलिए मैथ सेम रहता है, लेकिन वेट क्या होता है, चेंज होता है। जैसे जैसे आप ज़मीन की तरफ से ऊपर मूव करते हैं, यहाँ पे वैल्यू जी की 10 है,
थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 9 हो जाएगी, फिर ऊपर एक वक्त आएगा स्पेस आएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स पे जी की वैल्यू क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, और उससे वेट भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है ऐसा यूनिट इसका किलोग्राम है, इसका यूनिट न्यूटन है, वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इट इज़ मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ओके हो गया। इसका फार्मूला ये है और इसका फार्मूला मैंने ऊपर भी लिख दिया और ये भी है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मैंने ये आसान डेफिनेशन बताई, आपकी ये बुक में येलो कलर के बॉक्स में लिखी हुई है, लेकिन इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है, इसके अगर ऊपर देखें 1-2 लाइनें लिखी हुई, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये इस फार्मूले को लेके डिफाइन की गई, ये वाला फार्मूला। ओके हो गया। ये था मैथ्स और वेट में डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था और लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पे भी शायद पूछा जाए। एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं लेकिन लॉन्ग के रेस्पेक्ट से मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है हमारा लेक्चर है फिज़िकल जो बैलेंसेस होते हैं, मैकेनिकल बैलेंसेस होते हैं, उन पे हमारा लेक्चर है। ले जी मैकेनिकल बैलेंस, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मैकेनिकल बैलेंस। रफ सा है बेटा, आपने इतना इसे सीरियस नहीं लेना, तो हम भी इसे यहाँ से जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ते हैं। ओके हो गया बेटा। ले जी हमारे पास जो फिज़िकल बैलेंस है ना, ये फिज़िकल बैलेंस, ये भी फिज़िकल है और नीचे वाला भी फिज़िकल है, इसे मैकेनिकल बैलेंस भी कहते हैं। तो मैकेनिकल बैलेंस 2 तरह के होते हैं। एक ये तराजू वाला होता है, इसका एक बकेट ये होता है, दूसरा ये होता है, इधर स्टैंड रखे जाते हैं, इधर पैन रखे, दरमियान में ये बीम है जिसके ऊपर ये क्या करेगा, ऑसिलेट। यहाँ पे एक बैरिंग होता है, यहाँ पे एक बैरिंग होता है, ताकि ये क्या करता है, ऑसिलेट कर सके, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, ऐसे बैलेंस चीज़ों को करने के लिए ये ऊपर नीचे मूव होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है, तो एक तरफ ये वो ऑब्जेक्ट जिसका आपने मास मेजर करना है इस बार्ड में पुट करेंगे, यहाँ पे 1 kg 2 kg आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद है, वहाँ पे पुट करेंगे। जब ये दोनों आपस में ये वाली नीडल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी, तब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस। फिर स्टैंडर्ड से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ये 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, कितने kg की चीज़ है। ओके हो गया। तो बेटा ये वाला आपने ना मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुकम्मल इसे पढ़ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। मैंने आपको सारा प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया। ओके हो गया, ठीक हो गया, इसमें शॉर्ट नहीं करवा सकते। अब ये वाला जो बैलेंस है ना बेटा, ये जो ऊपर पड़ा है, एक और नीचे आ गया ना मैकेनिकल बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस हमने पढ़ा, ये सिर्फ क्या करता है, 20 kg 25 kg मेजर करके दे सकता है। लेकिन जब आपने 25 kg से अबव मेजर करना हो तो फिर हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए फिर हमारे पास क्या आता है, ये वाला फिज़िकल मैकेनिकल बैलेंस आता है। इसमें ये एक नीचे ये लोहे का ये एक बीम है, बीम के साथ ये इसका एक ये पेन है, या इसे बाट कह सकते हैं, जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना हो तो उसके ऊपर पुट करते हैं। और ये वाला इसका क्या है, ये सारा इसका स्टैंड है और नीचे इसके स्क्रू हैं, स्क्रू से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं। और नेक्स्ट फिर इसके दरमियान में एक स्केल होता है। यहाँ पर ये वाला जो ये चीज़ देख रहे हो, ये क्या है, इसके ऊपर राइडर है, क्या है, राइडर है। और यहाँ पर इसके ये छोटे छोटे स्टैंडर हैं और ये इसका क्या है, हैंगर है, जहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इससे बेटा मैथ्स कैसे मेजर किया जाता है ये मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, बाकी आपने लाइनें यहाँ से ये तैयार कर लेनी है। ओके हो गया। अब बेटा आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 50 kg का एक थैला है, उसका आपने मैथ मेजर करना है। अब ये जो स्केल है ना, यहाँ पे अगर 10 लाइनें हैं तो इसका मतलब 10 kg का मैथ, ये विदाउट ये पुटिंग जो मैथ हमने ये पुट किए हुए हैं, इनको पुट किए बगैर आप इसको आगे की तरफ मूव करवाएंगे, यहाँ पर ये क्या करेगा, उस चीज़ उसका जो 10 kg की है उसको इजीली मेजर करके दे दे विदाउट पुटिंग वेट। ये करेगा क्या, थोड़ा सा ये जो रास्ता है यहाँ पे दरमियान में, ये स्केल कभी ऊपर वाइब्रेट होगा, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ अगर यहाँ पे मैथ ज़्यादा है ये तो ऊपर इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैथ कम हुआ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब बैलेंस होगा तो ये दरमियान में क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट कर लेगा दरमियान में ऐसे, ये चीज़,
ठीक हो गया। तो दरमियान में तब वो चीज़ क्या हो जाएगी, बैलेंस। फॉर एग्जांपल 50 केजी का एक थैला है, तो हम क्या करेंगे, 50 केजी का थैला इसके ऊपर रखा, 10 केजी की इसकी अपनी एबिलिटी है और 40 केजी के स्टैंडर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पुट करेंगे। 40 केजी ये, 10 केजी इसकी अपनी एबिलिटी, और ये फिर उस 50 केजी के थैले का जो मैथ है वो इजीली मेजर करके दे सकते। तो इस तरह बेटा हम क्या करते हैं, मैथ मेजर करते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, समटाइम लोगों को पता ही नहीं होता ये कैसे मेजरमेंट देता है, तो थोड़ा सा एहतियात से, ठीक है। अब ये वाला जो है सीमेंट की जो बोरी होती है, आटे के जो थैले होते हैं, उनका जो मैथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऐसा बैलेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बैटरी यूज़ करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, ये हमें डिजिट में वैल्यू देता है, इसे डिजिटल बैलेंस भी कह सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका एक ही ये पेन होता है, किसी भी चीज़ का आपने वेट मेजर करना है तो इसके नीचे लगा होता है बटन, उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैथ है, फॉर एग्जांपल ये बकेट, ये इसका मैथ मेजर करना है तो इस पेन के ऊपर रखेंगे। फिर साथ इसको क्या करेंगे बेटा, ऑन करने के बाद इसकी रीडिंग क्या करेंगे, 0 पे सेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जिस भी ऑब्जेक्ट का मैथ मेजर करना है, मैथ मेजर करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले में आपको क्या देगा वो रीडिंग देगा। ये ना कि सिर्फ केजी में हमें देता है, बल्कि 7 ग्राम में भी देता है रीडिंग। ऊपर वालों में एरर हो सकता है, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल 300 ग्राम अगर ऊपर चला गया तो ये उसकी पैमाइश नहीं देगा। ऊपर वाला भी वो क्या करेगा, 100 की या 50 ग्राम की वो पैमाइश नहीं देगा। इस तरह बहुत ज़्यादा या तो दुकानदार को नुकसान हो सकता है या ख़रीदने वाले को नुकसान हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये डिजिटल बैलेंस का सहारा लेते हैं। ये क्या करेगा, हमें ना कि केजी की पैमाइश देगा, बल्कि उसके साथ साथ ग्राम की भी पाएँ। अगर 1 ग्राम है तो उसके भी। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप साथ ही किसी भी चीज़ का जो जितने की है रेट फिक्स करना चाहते हैं, साथ ही इधर रेट लिखेंगे और यहाँ पर आपको उसकी अमाउंट शो हो जाएगी। जितने वो केजी की चीज़ होगी, साथ जितने भी ग्राम होंगी, उनकी टोटल प्राइस यहाँ पे हमें मिल जाएगी। इस तरह हम दुकानदार से उतना जितना वो सामान दे रहा है उतने ही उसे पैसे दे सकते हैं। ना इसमें दुकानदार का लॉस होगा और ना ही कस्टमर का लॉस होगा। तो बेटा ये सारी जो बातें हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं आपको, लेकिन इसके अबाउट जो मैंने वो इसके बैटरी और ऑन ऑफ का तरीका कैसे मेजर करता है, इसमें बेटा स्टैंडर नहीं होते हैं, ये भी बात याद रखना, ठीक है। जबकि ऊपर वालों में स्टैंडर हमने यूज़ किए थे। ले जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे। अब आ जाते हैं फोर्स मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्या है, फोर्स मीटर है। ये 2 तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल होता है, एक डिजिटल होता है। फोर्स मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स मेजर करके देता है या वेट मेजर करके देता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, फोर्स मीटर कहते हैं। ओके हो गया। इसको बेटा डिफाइन करते हैं, फोर्स मीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द फोर्स, इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन मीटर। इसका दूसरा नाम न्यूटन मीटर भी और इसे स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं, ठीक हो गया। ऐसा मीटर जो कि फोर्स मेजर करके देता है उसको फोर्स मीटर कहते हैं। और उसके बाद इसकी ना 2 टाइप्स होते हैं, एक डिजिटल होता है और दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल। बस ये 2 बातें यहाँ से नोट आउट करनी है। और उसके बाद फोर्स किस में मेजर करके देता है, ये हमें न्यूटन में और केजी में दोनों में मेजर करके देता है। ये 4 पॉइंट यहाँ से याद करने हैं आपने, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है, अब इसको हम मेजर कैसे, प्रोसेस इसका क्या है, कैसे मेजर करके देता है। अब आपने यहाँ से गौर से डायग्राम से देखना है। अब देखिए ये हमारे पास एक मैकेनिकल है फोर्स मीटर। अब देखिए इधर लिखा हुआ है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 12 और उसके बाद 0 2 4 3 4, इसके बाद 0 दरमियान में 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4 दरमियान, यानी कि 2 डिवीजन की, यानी कि 24 26 तक है, ठीक है। अब बेटा ये एक साइड का यहाँ पर जो मैथ मेजर करके देगा ये केजी में मेजर करके देगा और ये वाला जो होगा न्यूटन में मेजर करके देगा। मतलब केजी में नहीं,
आप ग्राम में कहें, किस में, ग्राम में, ठीक है। इस साइड पे ग्राम में मेजर करके देगा और हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, और इधर क्या देगा, न्यूटन के मेजरमेंट देगा हमें। ओके हो गया। एक बात और बेटा आपने याद रखनी कि 100 ग्राम जो होगा ना वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज के तौर पे ये बात यहाँ पे याद रखनी है। अब बेटा जैसे ही क्या करेगा, यहाँ पर ये दरमियान में यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, यहाँ पे दरमियान में इसके सेंटर में, और यहाँ पर एक इसका पॉइंटर होता है। पॉइंटर क्या करता है, वो हमें इंडिकेट करवाता है कि किस स्केल पे रीडिंग आ चुकी है। जैसे ही एक साइड पे हुक इसकी ये फिक्स है, यहाँ से आप इसको होल्ड करोगे, दूसरी साइड पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना हो या वेट मेजर करना हो, इसके ऊपर ऐसे पुट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का हम वेट पुट करेंगे। प्रोसीजर क्या है, स्प्रिंग नीचे की तरफ क्या होगा, स्प्रिंग बेटा नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद जितना किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, तो फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 पे आ गई नीडल, किस पे आ गई, और यहाँ पर हमें पैमाइश किया, इधर क्या मिल रहा है 14, यानी कि 14 न्यूटन मिल रही पैमाइश, और इधर क्या कितने ग्राम है, 7 ग्राम है। तो इसका मतलब ना कि हमें ये न्यूटन में पैमाइश देता है, बल्कि किस में देता है, केजी में भी पैमाइश। और फिर आप केजी से ग्राम से केजी में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर उसको, उस रीडिंग को, उस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में कन्वर्ट सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक तरफ हमें न्यूटन की भी पैमाइश देता है और ग्राम की भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14 न्यूटन आपने नोट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, ठीक है, 14 न्यूटन, और इधर कितना शो हुआ है, फॉर एग्जांपल 700 ग्राम। तो यहाँ पे 700 जो 14 न्यूटन होगा वो किसके इक्वल होगा, 700 ग्राम के इक्वल होगा। तो इस तरह ना कि हमें ये फोर्स मेजर करके देता है, बल्कि वेट भी मेजर करके देता है। उसके बाद कंपोनेंट एंड वर्किंग प्रिंसिपल, एन ऑर्डिनरी फोर्स मीटर इज द स्प्रिंग इनसाइड, स्प्रिंग होता है अपर एंड a spring is attached to the handle, a hook is, बेसिकली ये इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग मैंने आपको बता दी बेटा, ये डिटेल में लाइन है, ये आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिटल जो होता है वो हमें क्या देगा, डिजिट की पैमाइश देगा, डिजिट में पैमाइश देगा। तो ये डिजिटल की आप ये एक लाइन तैयार कर लीजिएगा, इतना ख़ास नहीं है, ठीक है, लेकिन फोर्स मीटर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है, पीछे भी बढ़ा के ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करे उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एक बाल क्या करते हो, किक करते हो, बाल को हिट करते हो, तो ग्राउंड पे वो थोड़ी देर के लिए मूव करता है और फिर रुक जाता है, और रुकने की वजह क्या है कि बॉल की सरफेस, फुटबॉल की सरफेस और ग्राउंड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन और साथ इसको एक्सप्लेन किया, मतलब इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, क्या दी हुई है, एग्जांपल। वो कहता है जब आप किक करते हो तो वो रुक जाता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से वो क्या होता है, वो हालांकि वो कंटिन्यूसली मूव करना चाहता है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दूसरी बात ये थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। लेकिन वो कहता है प्रैक्टिकली क्या होगा, ऑब्जेक्ट थोड़े ही वक्फे के बाद वो क्या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद डिसिपेटिव इफेक्ट क्या होता है, फोर्स बेटा हीट भी प्रोड्यूस करती है। डिसिपेटिव इफेक्ट मतलब फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट का ज़ाया होता है, ऑब्जेक्ट ज़ाया होते हैं। अब कैसे, जैसा कि आप रोड पे कार ड्राइव करते हो, कार ड्राइव करने के बाद बेटा क्या करते हो, जैसे ही ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने की वजह से फिर क्या होता है, उससे शोर प्रोड्यूस होता है और उसके बाद हीट प्रोड्यूस होती है, और इस तरह आपके जो टायर होते हैं उनमें क्या होता है, डिसिपेटिव इफेक्ट होता है, मतलब वो आस्ता आस्ता क्या हो रहे होते हैं, ज़ाया हो रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं। तो डिसिपेटिव इफेक्ट। और इसी तरह जब आप अपने हाथ, सर्दियों में क्या करते हो, हाथ गर्म करने के लिए आप ऐसे ऐसे क्या करते हो, रब करते हो। रब करने की वजह से आप क्या देते हैं, आप अपनी मस्कुलर एनर्जी आपके हैंड में आती है। हैंड जब आप ऊपर नीचे फ्लैप एक दूसरे के ऊपर करते हो
तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे हीट फ्रिक्शन प्रोड्यूस है, फ्रिक्शन की वजह से फिर हीट, और यही बेसिकली क्या है, डिसिपेटिव इफेक्ट है। ओके हो गया बेटा। तो ये साथ एक एग्जांपल और डिसिपेटिव इफेक्ट की एक ये लाइन है, ये तैयार कर लीजिएगा, ये पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वास्टेड इन डूइंग वर्क इन ओवरकम फ्रिक्शन द लॉस्ट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। और फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट की फॉर्म में अपीयर होती है, ये मतलब प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा ये देखो रबिंग हैंड वाली ये एग्जांपल आ गई ना, ठीक है। तो बेटा ये एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी वर्किंग बताएगी बेटा, यहाँ तक ये। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आ जाती है जब मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, कोई मशीन चलती है तो उसके पार्ट्स जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, ऐसे जैसे कि ये हैंड आप एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, तो उनके दरमियान भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस है, जिससे वो मशीन क्या होती हैं, हीटअप हो जाती हैं, और हीटअप होने की वजह से उनके पार्ट्स जो एक वक्त आता है आस्ता आस्ता घिस जाते हैं, और घिसने की वजह से फिर क्या होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा मशीन साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक हो गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिसिपेटिव इफेक्ट हो रहा है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। तो ये दूसरी एग्जांपल आप दे सकते हैं। और ये वाला आ गया शूटिंग स्टार। जब आपने आसमान में देखा होगा एक स्टार है वो ऐसे मूव करता है और फिर क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, जब स्टार ये मूव करता है तो थोड़ी सी रोशनी निकालता है। इसमें ये होता है कि एयर के पार्टिकल जो इन्वायरमेंट में होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो उसके साथ हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से फिर एक वक्त आता है जब उसका ग्लो क्या होता है आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है, वो आस्ता आस्ता डिसिपेट होना स्टार्ट है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली एयर के पार्टिकल उसके साथ हीट कर रहे हैं, जिससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, और फ्रिक्शन से फिर डिसिपेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और वहाँ पर वो एक वक्त आता है कि वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर भी डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन हो रहा होता है। ये बेटा नेक्स्ट शूटिंग आ स्टार, इसकी एग्जांपल है। ये आपने बेटा ये 2 लाइनें करनी है। ठीक है। 4 एग्जांपल होगी, 1 2 3 और चौथी ये आफ्टर एज दे आर मूविंग एयर रेजिस्टेंस है। बेटा ये इसी की एग्जांपल है, यहाँ तक ये एग्जांपल है शूटिंग स्टार की। उसके बाद रबिंग हैंड टॉप पे, और उसके बाद जब मशीन चलती है तो उससे बहुत ज़्यादा यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है पार्ट्स के दरमियान, उससे मशीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट डिसिपेटिव इफेक्ट का बायस बनती है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 2 तरह की फ्रिक्शन होती है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, और स्लाइडिंग के आगे फर्दर मज़ीद टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा और रोलिंग फ्रिक्शन, 2 ये मेन टाइप्स हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की। और उसके बाद जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसकी फर्दर 2 आगे कैटेगरीज हैं। इनमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको बेटा देखते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा ऐसी फ्रिक्शन है, जब देखें ये टेबल पे जब आप इस पे फोर्स ब्लॉक पे लगाओगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी बेटा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड करता है, उससे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। द फ्रिक्शन बिटवीन 2 सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसकी टाइप्स पूछी जा सकती है। टाइप्स के वाले स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें दोनों टाइप्स आपने अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब आपने इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, ओके हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। आप फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, ये डायग्राम मुकम्मल देखिएगा, यहाँ पर आ जाए। ये देखें, जब बेटा यहाँ पे ये टेबल है, टेबल के ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक का मैस है, यहाँ पर ये पुली लगी है, पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग गुजारी हो, यहाँ पर हमने क्या वेट हैंग करने। जब इस पे कोई वेट हैंग नहीं किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट तो रहेगी, क्योंकि इस पेन का भी कोई ना कोई वेट होगा, लेकिन ये इस ब्लॉक को पुल नहीं कर पाएगी। लेकिन ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट की हालत में जब ब्लॉक की सरफेस
और इस टेबल की सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसको बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और तब दो फोर्सेस अमल कर रही होंगी, एक अपवर्ड फोर्स नॉर्मल फोर्स और दूसरी वेट वाली डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन जैसे ही क्या करते हो आप इस पे लोड हैंग करते हो और एक वक्त आता है इस ब्लॉक की निस्बत यहाँ पर लोड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब ये ब्लॉक इसके ऊपर क्या करना स्टार्ट हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर मूविंग की वजह से टेबल की सरफेस और इस ब्लॉक की सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस वक्त जो दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन होगी उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा किसी सरफेस के ऊपर तब उन दो सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट और एक जिस पे वो मूव कर रहा है, तब जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो बेटा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव इट इज एट रेस्ट ऑन दी सरफेस, यानी कि मूव नहीं करने देता, रेस्ट की हालत में रहता है, वहाँ पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको बेटा एग्जांपल इसकी यहाँ पर है और इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं, इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपने जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये वर्ड नोट कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ जो काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन बेटा क्या है, ठीक है। तो ये वर्ड आपने नोट करना है यहाँ पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन सुनिएगा। A force that opposes the motion of an object when it is already moving over a surface। अब दोबारा फिर सुनिएगा। A force that opposes the motion of an object when it is already moving over a surface। जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा होता है तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसको फिर इसी डायग्राम को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया। जैसे ही वेट बढ़ाते जाएंगे तो वो फिर क्या होगी, आस्ता आस्ता इसमें मूवमेंट आना स्टार्ट होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके हो गया। तो ये बेटा इसको साथ एक्सप्लेन कर देना और साथ डेफिनेशन वो लिख देना, ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पे ऐसे रोल करता है, ये रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे कि व्हील रोड पे रोल करते हैं, उन व्हील की जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। ठीक हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग बॉडीज व्हेन अ सरफेस ओवर विच रोल इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, जस्ट आपने ये डेफिनेशन ही करते हो और उसके बाद एग्जांपल में आप ये कह सकते हैं व्हेन अ कार मूविंग ऑन अ रोड देन द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन टायर एंड रोड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो यहाँ पे ना एक शॉर्ट क्वेश्चन देता है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ये पैसेज करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं करना तो ना कीजिएगा। ओके हो गया। रीजन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आर लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे चाहे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन बना भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे वाई डाल दें, वाई रोलिंग फ्रिक्शन अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, कितने टाइम, 100 MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन में हम बॉल बेरिंग यूज़ करते हैं। कौन से बेरिंग यूज़ करते हैं, बॉल बेरिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उसके नीचे अगर बॉल बेरिंग लगा दें तो फिर उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी और वो स्लाइडिंग नहीं रहेगी बल्कि रोलिंग बन जाएगी और उससे फ्रिक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है। तो ये पैसेज बेटा पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है आपने, अच्छी बातें कही। उसके बाद वाई रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखें, अगर एक ब्लॉक इस सरफेस पे पड़ा हुआ है तो मुझे बताएं इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है या इस वाले व्हील का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। तो आप कहेंगे इसका सर कॉन्टैक्ट एरिया इस सरफेस के साथ ज़्यादा है,
जबकि इस सर्कुलर बॉडी का कॉन्टैक्ट एरिया इस सरफेस के साथ कम है। तो जहाँ पर सरफेस एरिया का कॉन्टैक्ट कम होगा वहाँ पर क्या होगी, रोलिंग फ्रिक्शन होगी, और जहाँ पर ये सरफेस एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट में वहाँ पे जो होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। इसी कॉन्टैक्ट एरिया की बिना पर, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है सरफेस का, और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उसमें एरिया कॉन्टैक्ट एरिया बॉडी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही रीज़न होती है रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से इसका आंसर ये एंड तक तैयार कर लीजिएगा। अदरवाइज़ यही पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनको कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखिएगा और मेंशन कर दीजिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बेटा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट एयर के अंदर ऊपर से थ्रो करवाया जाता है, यानी कि ऊपर से एरोप्लेन से ये कोई बॉल ही गिरा दी, इसका वेट वर्टिकली क्या है, डाउनवर्ड होगा, ऐसा ही है। इस पे फोर्स लगाएगी एयर अपवर्ड, एयर के पार्टिकल हिट करेंगे ना, ऐसे इतनी सी शुरू में इतनी सी फोर्स लगाई, अब ये एयर में मूव करता जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ से फेंका था तो ये सिचुएशन थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा, जब ये यहाँ पे पहुँचा, अब क्या होगा, वेट का वेक्टर तो उतना ही रहेगा ना, हाँ मैग्नीट्यूड। अब ये वाली एयर के पार्टिकल ज़्यादा इसके साथ हिट करेंगे और ये वेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें ये वाली जो फोर्स अपवर्ड लग रही है, ये फोर्स क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही, क्योंकि एयर के पार्टिकल कंटिन्यूसली, पहले भी देखें छोटा सा वेक्टर था, ये किसका वेक्टर है, तो एयर के पार्टिकल इसके ऊपर आकर हिट कर रहे हैं नीचे से, ठीक है। अब फिर एक वक्त आएगा दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस, ये भी बराबर हो जाएगा, और अपवर्ड ये जो फोर्स लग रही दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। वेट वाली फोर्स इस ऊपर लगने वाली फोर्स की क्या हो जाएगी, बराबर, और इस फोर्स को कहते हैं बेटा ड्रैग फोर्स। क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, यानी कि एक स्पीड से ही मूव करेगा, उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बराबर होंगे, तब ऑब्जेक्ट एक स्पीड से मूव करेगा। उस स्पीड को बेटा टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये पैराशूट पे ये बच्चा नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आएगा तो एक ही रिदम वाली वेलोसिटी से नीचे आएगा, और जिस वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है, लैंड हो रहा है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, तो उसको बेटा टर्मिनल वेलोसिटी ही कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी काजिंग द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप एक्सेलरेटिंग एंड कंटिन्यू फॉलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये वाली जो डेफिनेशन है टर्मिनल वेलोसिटी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है। आगे बेटा नेक्स्ट इसी पैसेज को ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं, आप लोगों ने एज इट इज़ ये बातें पढ़ लेनी हैं, ठीक है। इसे आपने लाइट में लेना है, डेफिनेशन तैयार करनी है, और साथ एग्जांपल ये देनी है, मूविंग पैराट्रोपर इन एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी, या एग्जांपल ऑफ पैराट्रोपर परफॉर्म्स टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक हो। जो पैराट्रोपर की मोशन होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी की एग्जांपल है। ओके हो गया। तो यहाँ पे मोशन ऑफ पैराट्रोपर आप लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड में ये कहना मोशन ऑफ पैराट्रोपर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ये वर्ड लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ना एप्लीकेशन आ जाती हैं मेटीरियोट। नेक्स्ट ये इसकी बेटा दो एप्लीकेशन है, एक में हमारे पास पैराट्रोपर है, दूसरे में ये मैट्रिटिस है। मैट्रिटिस इस वर्ड को कहते हैं। इवन हैवी ऑब्जेक्ट लाइक मैट्रिटिस डू नॉट गेन इनफाइनाइट वेलोसिटी एज दे फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, दे रीच अ टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ड्यू टू दी एयर रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है। इसी तरह पैराट्रोपर है, ये बेटा मैं आपको बता के आ चुका हूँ।
ये बच्चा क्या करेगा, सेफली लैंड कर लेगा किसकी वजह से, इस टर्मिनल वेलोसिटी की जगह। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लॉन्ग में नहीं ये पूछेगा, जस्ट शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में याद रखिएगा। ओके हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा है टॉपिक आपका राइट डाउन फ्यू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जी मेथड को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के जो मेथड है वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला वो कहता है पॉलिशिंग स्लाइडिंग सरफेस, यानी पॉलिशिंग स्लाइडिंग पार्ट्स। अगर उनको हम क्या कर लें, अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अगर ऑब्जेक्ट को अच्छे से पॉलिश कर लेते हो तो उनकी सरफेस क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है और उससे फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो ये लाइन सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूजिंग ऑयल आर ग्रीस, अगर आप दो सरफेस के दरमियान ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो ये भी आपने एज इट इज़ याद कर लेना। यूजिंग बॉल बेरिंग, मैंने आपको क्या बताया था, अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको आप कम करना चाहते हैं तो उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नीचे आप बैरिंग लगा दें। बैरिंग लगाने से वो कन्वर्ट हो जाएंगे रोलिंग फ्रिक्शन में। और इसी तरह बॉल बैरिंग को यूज़ करते हुए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। तो यूजिंग बॉल बैरिंग ये एक इसके यानी कि हमारे पास मेथड आ गया, रिड्यूसिंग मेथड आ गया। उसके बाद स्ट्रीम लाइन फ्लो, उसके बाद क्या है, स्ट्रीम लाइन व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल जिनका आगे से शार्प ये वाला फेस होता है, जैसे कि डॉल्फिन फिश का हो गया, जैसे कि शिप्स वगैरह हो गए, आगे से क्या होते हैं लाइक दिस, इस तरह होते हैं। जैसा कि ये पेन देख रहे हो, इसकी टिप दे रहे हो, आगे से शार्प। अगर बेटा अगर एरिया सामने से इस तरह इस पेंसिल की तरह आगे से ये ब्लर होगा, ठीक है, फ्लैट होगा, तो वहाँ पे एयर के पार्टिकल आके हिट करेंगे। एक तो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन है और दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल हिट करेंगे लार्ज एरिया मिलने की वजह से, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप क्या करते हो, नोकदार एरिया बना रहे थे जैसे ये पेंसिल है, तो यहाँ पर एक दो पार्टिकल आके हिट करेंगे, इसका मतलब एयर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो उसका तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होएगा। लेकिन यहाँ पे हम एयर की रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम लाइन बनाकर, आगे से नोकदार बनाकर, ठीक है। तो ये बेटा ये सारा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बुलेट ट्रेन है, उसका आगे से क्या होता है, एरिया बिल्कुल स्ट्रीम लाइन होता है। इसी तरह डॉल्फिन फिश है, उसका आगे से क्या होता है, एरिया स्ट्रीम लाइन होता है। इसी तरह ये कार देख रहे हो, जितने भी एयर के पार्टिकल है यहाँ पे चंद एक आके हिट करेंगे, एक दो आके, बाकी सारे ऊपर से फ्लो कर जाएंगे और कुछ नीचे से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी इससे फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा टॉपिक है ये वाला जो टॉपिक हमने मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 2-3 मेथड आपको आने चाहिए और अगर लॉन्ग में आता है तो बेटा आपने चारों ही तैयार करना है बच्चे, ये 4 वाला नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है मोमेंटम वाला टॉपिक है, मोमेंटम एंड इम्पल्स वाला। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है मोमेंटम एंड इम्पल्स, लेकिन मैं यहाँ पे ये हेल्पिंग बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो। और यहाँ से हम वही टेक्स्ट लेंगे जो कंसाइज है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम बेटा इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास और वेलोसिटी का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हम सिंपल में इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। यानी कि दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा। फॉर एग्जांपल एक हैवी ट्रक है, आपकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या आप उसे आगे से रोक पाएंगे, कभी भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, चाहे उसकी वेलोसिटी कम है, उसका मास ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। इसी तरह जब बुलेट होती है वो मूव करती है ग्रेटर स्पीड के साथ, तो वहाँ पे उसका मास तो कम है लेकिन बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का
इम्पैक्ट उस बुलेट का इम्पैक्ट ज़्यादा, और यहाँ तक कि वो आपके हाथ को, अगर हाथ आगे करते हैं उसको डैमेज कर देगी। और इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो ये चंद एक बातें मैंने आपको रेलिवेंट करके बताई एग्जाम्पल देकर। अब पढ़ते हैं जी यहाँ से। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, ये भी एक किस्म की मोमेंटम की डेफिनेशन है। उसके बाद इट डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी, ये 2 पॉइंट है। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द मोमेंटम, ग्रेटर इज द वेलोसिटी, ग्रेटर इज द मोमेंटम। बहुत अच्छी बातें हैं, याद कीजिएगा एमसीक्यू के तौर पर, क्योंकि 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, डेफिनेशन कर दी। जैसे जी मैथमेटिकल इसकी एक्सप्रेशन है जी, एम और वी का प्रोडक्ट मैंने ऊपर भी बता दिया। अब इसके यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे यूनिट की हेडिंग दे लेना। मास का यूनिट क्या होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बना केजी मीटर पर सेकंड। इसका एक और यूनिट है न्यूटन सेकंड, क्या है न्यूटन सेकंड, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कवर किए। कौन कौन से? एक हमने देखा मोमेंटम की डेफिनेशन, और दूसरा हमने फार्मूला, बल्कि 4-5 पॉइंट कवर किए हैं। और तीसरा हमने यूनिट देखा, 2 यूनिट निकले। चौथा हमने ये देखा मोमेंटम 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मैथ और वेलोसिटी पे। अगर मैथ ज़्यादा होगा मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर मैथ कम होगा मोमेंटम कम होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी मोमेंटम कम होगा। ये सारी बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो आपने अच्छे से इन्हें तैयार करना है। नेक्स्ट आते हैं इसकी डेरिवेशन पे। अब देखें नेक्स्ट जी बेटा है इम्पल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स बेसिकली मोमेंटम में चेंज को कहते हैं। जब मोमेंटम में चेंज आता है तब क्या प्रोड्यूस होता है? इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इम्पल्स को मैं यहाँ पे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि पहले ये वर्ड आ चुका है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स बेटा देखिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करती है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तब क्या प्रोड्यूस होता है? इम्पल्स। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टाइम और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। और बेसिकली फोर्स और ये जो डेल्टा टी है ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी होता है, ये भी प्रूव करें। तो जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। ओके हो गया। तो जब एक लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अमल करे, लार्ज फोर्स एक्ट करे और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ये शॉर्ट था, एरो मैंने बड़ा कर दिया, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तब क्या प्रोड्यूस होगा? इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। तो ये पढ़ते हैं भी। इम्पल्स रेफर टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये इम्पल्स की डेफिनेशन है, ये इसका बेटा फार्मूला टोटल एक्सप्रेशन है, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, अब देखो इसको हमने प्रूव करना है, इस फॉर्मूले को बनाना है, मोमेंटम के फॉर्मूले को। उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देनी, यहाँ से एक्सप्लेन। जब आप किसी बॉल को हिट करते हो, इस पे फोर्स लगाते हो, तो इस ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है। पहले वेलोसिटी 0 होती है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती। इसका मतलब वहाँ पे जब आपने बॉल पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से बॉल आगे की तरफ मूव की, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल v हाई है, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से इसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। अब देखें वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, आपने फोर्स लगाई है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी से यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा टी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लगा, बॉडी ने मूव किया यहाँ से यहाँ तक। ओके हो गया। उसके बाद वो न्यूटन का, अब फोर्स लगाई तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू वो पुट करे ना, ये वाली उठा के वैल्यू उसने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या बना फार्मूला, ये जो डेल टी है इधर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एम डेल वी ये आ गया, और डेल वी को किसके को लिखते हैं? वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब ये वाला सारा जो है ना, ये बेसिकली इम्पल्स का ही फॉर्मूला है। ओके हो गया।
ये आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये सारा स्किप कर देना। आगे इसकी डेरिवेशन पे है। नेक्स्ट वो क्या करेगा, इस डेल टी को इधर नीचे क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, वही घुमा रहा है बार बार। तो यही एक्सप्रेशन मैं यूज़ करूँगा ये वाली। यहाँ पे उसने इम्पल्स का फार्मूला बनाया, क्या बनाया है, इम्पल्स का फार्मूला। इसको थोड़ा सा ओपन किया। अब यही एक्सप्रेशन मैं ये दो वाले फैक्ट फोर्स और डेल वी ओवर डेल टी और एम यूज़ करता हुआ इसको क्या करूँगा, मैथ्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। और जब मैथ से मल्टीप्लाई करूँगा नेक्स्ट इक्वेशन ये बनेगी एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और आपको पता है मैथ और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। ये मोमेंटम में चेंज आ गया, ये टाइम में चेंज आ गया। उसके बाद बेटा ये देखिए ये एक्सप्रेशन बन गई। तो ये जो एक्सप्रेशन बनी है ये फोर्स की डेफिनेशन बना रही। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज क्या, इज कॉल्ड फोर्स। ठीक हो गया। तो ये फोर्स की यहाँ पे डेफिनेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ओके हो गया। तो बेटा इस लेक्चर में आपने क्या करना है, इस टॉपिक में आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। शुरू में आपने मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी, फिर इसके डिपेंडेंस फैक्टर मैथ पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद मैथ ज़्यादा होगा, वेलोसिटी मोमेंटम ज़्यादा होगा, मैथ कम होगा, मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, मोमेंटम कम होगी। ये 2-3 बातें आपने साथ लिख देनी, आसान बातें। फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद फिर आपने इनके यूनिट्स की एडिंग, डायरेक्ट ये 2 यूनिट लिख देना, कुछ भी ये बातें नहीं लिखनी आपने। उसके बाद बेटा इम्पल्स की डेफिनेशन लिखनी है। इम्पल्स का मैंने ये फार्मूला लिख दिया और ये भी इम्पल्स का ही फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना है। एक्सेलरेशन को फिर न्यूटन के सेकंड लॉ में पुट करना है और न्यूटन के सेकंड लॉ में पुट करने के बाद फिर डेल एम को इससे मल्टीप्लाई करना है। एम को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगी। और एम वी प्रोडक्ट किसका होता है, मोमेंटम का। यहाँ पे चेंज आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ओवर टाइम। ये जो होता है किसके इक्वल होता है, फोर्स। यहाँ से भी आपने कुछ नहीं करना, ये सारा कट कर देना है। और नेक्स्ट बेटा फिर वो न्यूटन को ये भी 2 लाइनें आपने नहीं करनी। और एंड पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। द डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से फोर्स की प्योर डेफिनेशन, ये बेसिकली ये वाली जो डेफिनेशन है ये फोर्स की डेफिनेशन। या वैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेडिंग भी शुमार कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका ये जो है मोमेंटम और इम्पल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो। इस तरह आपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ओके हो गया। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट पहले जाने। आ सिस्टम ये एक ऐसा कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम है जिसमें ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब है सेम, एक जैसा। मोमेंटम मतलब मोमेंटम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो लॉ है जिसमें मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए सिस्टम का होना ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है, सिस्टम का। सिस्टम बनता है 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वो क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ से पहले सिस्टम की डेफिनेशन करनी। अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन विद अ सिस्टम देन इट इज नोन एज इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ये वाली सिस्टम की डेफिनेशन होगी। उसके बाद ये वाली आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन। अब ये ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि गैस के मालिक्यूल की मोशन, वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे होते हैं, गैस के जो पार्टिकल वो वाल पे फोर्स एक्सर्ट कर, लेकिन बाहर से कोई भी फोर्स उन पे अमल नहीं करती। इसलिए वो जो सिस्टम होगा गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर, वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम फिर बताता जाऊँ, ऐसा सिस्टम है जिस पे बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे। अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, इसकी स्टेटमेंट ही आएगी आई थिंक। स्टेटमेंट में देखें, पहले ये स्टेटमेंट आपने करनी है, ये स्टेटमेंट, ठीक है, लॉज की स्टेटमेंट होती है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स,
If no external force act on an isolated system, the total momentum of a system remains constant before and after collision. collision से पहले और collision के बाद मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। आए डायग्राम से आपको समझाते हैं और इंतहाई इजी टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड एक स्फीयर है, ये स्फीयर, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब क्या होगा, ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, v1 ग्रेटर देन होना चाहिए v2 से, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद इसको क्या कर दे, हिट कर दे। अब फिर थोड़े ही वक्फे के बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम, ये दोनों हिट करते हैं। ये इस पर फोर्स लगाता है, ये एक्शन फोर्स होगी, उल्टा ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये रिएक्शन फोर्स होगी। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और देखें ये वाला एरो देखें, वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। और कोलिजन के बाद, ये कोलिजन से पहले और अब ये कोलिजन के बाद, इसका एरो कम हो गया, मतलब वेलोसिटी कम होगी, इसका एरो बढ़ा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई है। इसने अपनी वेलोसिटी इसे दे दी है। अब यहाँ पे और से सुनना, अगर इसकी शुरू में वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, ओके हो गया, और इसकी क्या है 1 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या होगा, जब हिट करेगा इसकी 1 मीटर पर सेकंड रह जाएगी और इसकी क्या रह जाएगी, बन जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि अपनी इस वेलोसिटी इसने इसे ट्रांसफ़र कर दी और इसी को ही बेटा। अब देखिए वेलोसिटी क्या रही, कंजर्व रही, 2 + 1 कितना बना 3, और यहाँ पर भी 2 + 1 क्या बना 3। अब मैथ से भी कर लेते हैं, मैथ आप ऐसा करें, यहाँ पर मैथ ये हमारे पास क्या है 2 kg है, ठीक है, और ये वाला क्या है 1 kg, क्या है 1 kg। अब मैस और वेलोसिटी क्या बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं। ये 2 * कितना होता है 4, ओके हो गया, और इसका क्या बनेगा 1 * 1, ये 1 आ गया। इसका मतलब बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना आया 5। अब इस बॉल का मैस तो वही रहेगा 2 kg, और इसका जो मैस है वो 1 kg रहेगा, मैस तो चेंज नहीं होगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी कि मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 * 1 = 2, और ये वाला क्या बनेगा, मैस को बेटा आप कांस्टेंट रखें, ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg है, और ये भी क्या है 2 kg। यहाँ पे 2 * 2 = क्या हो जाएगा 4, और उसके 2 * 1 = 2, ये क्या बनेगा 6, और यहाँ पर भी देखिएगा 2 * 2 = क्या हो जाएगा 4, और 2 * 1 = क्या हो जाएगा 2, और ये भी क्या बनेगा 6। इसका मतलब पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला मोमेंटम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। अब यहाँ पर देखें, इसको एक्सप्लेन किया गया कि वो कहता है 2 बाल हैं m1 और m2 स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, v1 m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है m2 से, तो पहले मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। देखें m1 v1 एक मोमेंटम, इसी तरह m2 v2 ये दूसरा मोमेंटम ऐड। फिर जब हिट करने के बाद m1 v1 प्राइम ये आ गया, m2 v2 प्राइम ये आ गया, ओके हो गया। अब फिर वही स्टेटमेंट वो कहता है दोनों का मोमेंटम क्या रहा, सेम, हमने ये वैल्यू भी लगा के देखी। अब फिर वो कहता है दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वेशन क्या होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल बॉल, ये फर्दर है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दे, अदरवाइज स्किप। टॉपिक आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, ख़त्म। एग्ज़ाम में भी आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे एंड पे ये नोट याद रखिएगा। नोट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज नो लिमिटेड टू द लार्ज ऑब्जेक्ट बट आल्सो अप्लाइड ऑन द माइक्रो ऑब्जेक्ट and atoms and molecules. A universal principle help explain various physical phenomena in everyday life. Collision to complete atomic interaction, यानी कि ये मैक्रो के लिए वैलिड नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ये वैलिड है। और ये वाला जो है ना, ये आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, और इसी को ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं डायग्राम से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसकी वेलोसिटी है v1, ये रेस्ट पे, जब ये इसको आके हिट करेगा इनके दरमियान कोलिजन होगी, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे। अब इसकी ये अपनी वेलोसिटी क्या दे, इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और ये जब इसके साथ हिट करेगा ये रेस्ट पे आ जाएगा, और ये क्या करता रहेगा,
आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक हो गया। किस वेलोसिटी से? इस v1 वेलोसिटी की, क्योंकि v2 किसके इक्वल बन जाएगी? v1 के इक्वल बन जाएगी। तो मोमेंटम क्या रहा? कंजर्व। फॉर एग्जांपल शुरू में 0 और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? 5। तो अब कितनी? यहाँ पे 0 और ये इसको वेलोसिटी देगा, अब भी क्या रही? 5 रही। ठीक हो गया। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा आपने करना इसमें क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कीजिएगा। सिस्टम की डेफिनेशन पहले लिखनी, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, और उसके बाद फिर नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है यहाँ तक, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है डेरिवेशन की, और ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपने टॉप पे लिखनी है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। ओके हो गया। या सिस्टम की और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन के बाद थर्ड जो पॉइंट होगा वो स्टेटमेंट के देना है। चौथे नंबर पे एक्सप्लेनेशन, पांचवें पे ये डेरिवेशन। डेरिवेशन में एक ये लाइन आएगी, एक ये लाइन आएगी और एक ये वाली लाइन आएगी। साथ बेटा आपने ये डायग्राम मस्ट बनानी है। यहाँ पे टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। ओके हो गया। आगे कुछ नहीं लिखना यहाँ पे आपने। यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल इसकी रह गई हैं, इंशाल्लाह एग्जाम्पल में मैं अलग वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, आज हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। तो एक ही सिंगल वीडियो के अंदर हमने क्या किया, इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन पे होगी। उसको एक शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे और फिर एक वीडियो न्यूमेरिकल पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये चैप्टर 3 वीडियो में कंप्लीट किया। ठीक है। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी में ही ये वीडियो बना रहे थे और आपको पता है पसीना भी बार बार आ रहा था। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको बेटा अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और दोस्तों के साथ मत शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नेम है हमजा लर्निंग जोन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।